Hello Bacha Party, welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the subject and then you realize that you are an Ishq Mohabbat with the subject. So stay tuned and watch this video till the end. And today's topic is all about properties of electrostatic conductor Bacha Party. Let's start the class, but before I start my class एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर ही देते हैं. जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे दबाकर बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम दिस चैनल. एंड साथ ही साथ जो भी मेरे बच्चा लोग अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स है बच्चा लोग, जिसके अंदर आपको फिजिक्स के सभी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए गए हैं, प्लस न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर्स अलग से इसके अंदर हैं. और आपको इसके अंदर एक टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपने कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी आराम से कर सकते हो. बोर्ड की तैयारी करने के लिए तो बहुत सारे पीडीएफ हैं ही, और आपको इसके अंदर चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं. इसे लेने के लिए बच्चा लोग आप एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट पे करके आप इसको परचेज़ कर सकते हो, और उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. आप जा करके डिटेल चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. बहुत ही मिनिमम प्राइस है. और एक और बेनिफिट मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे परचेज़ करने वाले हैं तो प्लीज़ यूज़ कोड SSPC. अगर आप SSPC कोड अप्लाई करते हो तो ये और भी कम प्राइस हो जाएगा. बट बिफोर वी स्टार्ट माई क्लास, let's recall the previous one because this is the best way to connect yourself with the new topic. Previously हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में. हमने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और फिर एक और टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल. इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. आज हमें कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है कि अगर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसका बिहेवियर क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं. एक एक करके सबको जान से मारते हैं बच्चा पार्टी. एंड ट्रस्ट मी, आपको फिज़िक्स में इश्क मोहब्बत हो जाने की गारंटी मेरी है. जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वैसे पढ़ते चले गए, नोट्स बनाते चले गए, और फिर देखिएगा आपको एक दिन रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे फिज़िक्स ही सब कुछ हमारी दुनिया बन गई है. तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडक्टर के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर. यानी कि कंडक्टर के अंदर बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. जैसे मान लो कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट. ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम बिहेवियर देखना चाहते हैं कंडक्टर का. तो अगर ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मास्टर ने तुम्हारे करके रखा है. अब मैं तुमसे एक बड़ा सा मासूम सा सवाल पूछता हूँ कि हे मेरे बच्चा लोग, मुझे ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अगर राइट साइड है तो प्लस चार्जेस किधर होगा और माइनस चार्जेस किधर होगा. बिकॉज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है. तो इट्स वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन कि सर ये जो हेड दिखाई दे रहा है ये पूरा नेगेटिव होना चाहिए और ये जो इसका टेल दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए इस एरो का. ऐसा क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया चैप्टर 1 के अंदर, राइट. इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि ऑलवेज प्लस से जाता है, माइनस की तरफ, प्लस से निकलता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, प्लस से आउटवर्ड, और ये होता है उसकी तरफ जाता है माइनस के साइड में. सो एरो से हमें पता चल जाता है कि माइनस किधर है, और हेड से पता चल जाता है, टेल से पता चल जाता है कि ये प्लस किधर है, ठीक. अब ऐसे में मैं इसके अंदर एक कंडक्टर को रखता हूँ. ये मैंने एक कंडक्टर को रख दिया. नाउ कंडक्टर मीन्स व्हाट? कंडक्टर का मतलब है जिसके अंदर चार्जेस होते हैं. जिसके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं. सेम अमाउंट के चार्ज होते हैं. प्लस जितना होता है उतना ही क्या होता है? माइनस. क्योंकि अगर सिर्फ माइनस होता तो कंडक्टर को टच करते ही झटका लगता. अब आपके घर में ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स होंगे जो कंडक्टर ही है, आप उसको टच करते हो झटका लगता है? नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें अंदर चार्ज है, बट झटका नहीं लगने के पीछे का कारण क्या है कि जितना उसमें प्लस है उतना ही उसमें क्या है? माइनस है. सो इसके अंदर सेम अमाउंट के प्लस और सेम अमाउंट के क्या है बच्चा लोग? माइनस है. अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चा पार्टी, क्या ये प्लस और माइनस काइंड ऑफ चार्ज हैं? आप बोलोगे हाँ सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो चार्ज ही है. ओ हो, अगर ये चार्जेस हैं तो ये चार्जेस फ्री नहीं हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड में आ गए हैं. और हमें ये पता होना चाहिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, चैप्टर नंबर 1 में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ भाई लोगों का इलाका, जैसे मैंने आपको बताया था. सो अगर मैं एफ को सब्जेक्ट बनाऊं तो एफ इज इक्वल टू वॉट? क्यू इंटू ई. ये क्यू कौन है? चार्ज, जो कि ये सब चार्जेस हैं. ये ई कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये क्या है बच्चा? एफ. एफ मतलब फाड़ दूं? नहीं,
F मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स है। दैट मीन्स व्हाट, कि कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाता है तो वो चार्ज मार खाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मार खाता है, इन द सेंस उसके ऊपर फोर्स लगता है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, थिंक अबाउट बेसिक फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इमेजिन करिए कि अगर चार्ज पे फोर्स लगा तो फोर्स लगने से क्या होता है भाई साहब, सिंपल है, फोर्स लगने से बॉडी का मूवमेंट होता है। वैसे ही अगर चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि अगर ये फोर्स इस क्यू चार्ज पे लगा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, तो चार्ज का मोशन तो बनता है बॉस। अब अगर इसका मोशन होगा तो किस तरफ होगा, तो ये भी आंसर देना बड़ा आसान है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, जैसे कि मैंने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा, ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर बट किधर जाएगा, वो इस तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ एरो के साइड में, हेड के साइड में माइनस है, वो उसको रिपेल कर देगा। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, प्लस से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये चार्ज, ये जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेगा। बट जरा सोचिए कि अगर यही इलेक्ट्रॉन के जगह पर अगर मान लो बच्चा प्रोटॉन होता और वही ऊपर वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये प्रोटॉन नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता, इसका मतलब कि इधर चला जाता। अब बड़ा आसान हो गया इसका मतलब समझना कि अगर एक कंडक्टर में चार्ज है तो होगा ही, चार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया, तो अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दे विल मूव, और इसकी एक सरफेस, कंडक्टर की कोई भी एक सरफेस पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगी और इसकी दूसरी सरफेस पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप बड़े आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला प्लस है तो ये सरफेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सरफेस पूरी तरह से बच्चा माइनस हो जाएगा। हाँ, और ये जो माइनस सरफेस था ये पूरी तरह से इसको खींच लेगा, किसको खींच लेगा, प्लस को, तो ये सरफेस पूरी तरह से क्या हो गई, प्लस हो गई। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज मोशन करके एक सरफेस पूरा नेगेटिव बना दिए और एक सरफेस पूरा पॉजिटिव बना दिए, तो इसका मतलब है कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई इस चार्ज के चलने की वजह से, और उसका जो डायरेक्शन है वो आप कह सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव है बच्चा पार्टी, विच इज कंप्लीटली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अगर इसको ई इन लिखूं और ये मेरे लिए ई एक्सटर्नल है ही, ई एक्सटर्नल है ही, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दे बोथ आर इन पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन। सॉरी, ये चार्ज कब तक चला होगा इसके अंदर, सोचिए आप, इसका जवाब सोचिए। इसके अंदर जो 100 कूलम चार्ज थे, मान लो कि 100 कूलम चार्ज थे, वो 100 कूलम चार्ज कब तक इधर और इधर जा रहे हैं, तब तक चलते रहेंगे। सिंपल सी बात है, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर अपोजिट बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो जाए। जैसे एक बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स है और जिस बॉडी पे लग रहा है वो बॉडी चल रही है, वो कब तक चलती रहेगी, कब वो रुक जाएगी बॉडी? सोचिए, सिंपल सा सवाल मैंने पूछा आपसे, एक बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो बॉडी चलने लगा, मैं चाहता हूं कि वो बॉडी रुक जाए, कब रुकेगा? जब वो खुद 100 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलम है, अंदर चार्जेस उई चलने स्टार्ट कर देंगे, सरफेस पे जहाँ पर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, उतनी ही बनेगी जितना कि एक्सटर्नल है। दैट मीन्स वॉट, कि अगर अब मैं यहाँ पर देखूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, तो बिल्कुल सही है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बाहर वाला आपका कितना है, 100 है, और अंदर कितना हो गया बच्चा लोग, गॉट माई पॉइंट। तो इसके अंदर जो नेट फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी 0। ये आपका पहला पॉइंट प्रूफ होता है अच्छे से। लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर ई इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि ये कंडक्टर है, तो पहली बात तो फिक्स हो गई कि जो चार्जेस हैं बच्चा पार्टी वो यहाँ इसके सरफेस पे ही है, राइट, ये सरफेस पर आ गए सारे चार्जेस। इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ही होगी, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, चाहे आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चाहे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चाहे आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चाहे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ऐसा इसलिए है
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे इंक्लाइंड है, एंगल बना रही है थीटा से फॉर एग्जांपल, तो अगर इसने थीटा जितना एंगल बनाया इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो इसके तो दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया ये आपका ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। अब इसमें से बच्चा एक जो ई कॉस थीटा होगा वो टेंजेंशियल होगा और एक होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो ई कॉस थीटा होगा जो सरफेस के ऐसे टेंजेंट में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, तो वो क्या करेगा कि इसके सरफेस पे, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई कॉस थीटा, तो दिस ई कॉस थीटा एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, सरफेस पे फोर्स लगाना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे फोर्स लगा देगी। अगर सरफेस पे फोर्स लगा देगी तो चार्ज का मोशन हो जाएगा, और अगर चार्ज का मोशन हो जाता है इसका मतलब चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है, करंट। ये तो बेसिक सी बात है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब आप खुद ही सोचिए, क्या किसी भी कंडक्टर में अगर हम कोई बैटरी नहीं लगाते एक्सटर्नली, क्या फिर भी उस कंडक्टर में करंट मिलता है? आप उस कंडक्टर को टच करते हो तो आपको झटका लगता है? नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये जो केस आप सोच रहे हो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थीटा जितने एंगल पर होता, क्योंकि अगर होता तो इस तरह की सिचुएशन बनती, करंट बनता, जो कि पॉसिबल नहीं है, करंट नहीं बनता है, इसलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए अच्छे से। पहला क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नेट, दूसरा क्या देखा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तीसरी बात समझते हैं, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। बच्चा सारे चार्जेस कहाँ पर है? अभी आपने इस कंडक्टर को देखा, एक्सटर्नल फील्ड दिया, सारे के सारे कहाँ आ गए, सरफेस पर आ गए। अगर सरफेस पर आ गए इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये कंडक्टर है, मैं इसके अंदर एक इमेजिन करता हूँ गाउसियन सरफेस, गाउसियन क्लोज सरफेस, ठीक है। इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं गाउस का, तो अगर आपने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक। अब यहाँ पर आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो पहली बात तो फ्लक्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, यानी 100% सिग्मा क्यू भी क्या है, जीरो है। तो इसे हम गाउस लॉ से समझ सकते हैं कि हमने पहले ही कह दिया कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है इसका मतलब कि फ्लक्स फाई जीरो हो गया, फाई जीरो हो गया इसका मतलब कि सिग्मा क्यू यानी चार्ज है ही नहीं, है ना। तो ये पॉइंट भी हमारा ओवर हुआ, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर भले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पे रहता है उतना ही अंदर रहता है। इस चीज को भी हम समझ सकते हैं, और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको यहां पर एक बात समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चा, तो ये इक्वेशन हमें ये कहता है कि जो डेल्टा वी है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो माइनस और डेल्टा एक्स वो सब जीरो हो गए, है ना। अब डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई। जो फाइनल पोटेंशियल है वही इनिशियल पोटेंशियल है। कहने का मतलब कि एक कंडक्टर के सरफेस पे अगर 10 वोल्टेज है तो वही 10 वोल्टेज कंडक्टर के सभी पॉइंट पर अंदर होगा। भले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट जितना होगा सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। कंडक्टर के सरफेस पे जितना वोल्टेज है उतना ही अंदर रहता है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, बट पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो चलिए ये पॉइंट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसके लिए मैंने स्टेटमेंट बहुत छोटा सा कर दिया है, आई होप आपको थोड़ा दिख रहा होगा, लाइट की वजह से पहले नहीं दिख रहा था। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, यानी कि जितना पावरफुल सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी पावरफुल होगी। जितना वीक ये होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा। अगर आप इसको ऐसे सोचो, इमेजिन करो, तो ये बात अपने को डाइजेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इफ़ आई से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम, और मैं कहूँ कि 100 कूलम पर मीटर स्क्वायर मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में 100 कूलम। तो बच्चों यहीं से समझ में आ जा रहा है, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर में सिर्फ 10 कूलम है 1 मीटर स्क्वायर में, 100 कूलम पर मीटर स्क्वायर में 100 कूलम चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर में। ज़्यादा चार्ज कहाँ है? 100 वाले में। सीधी सी बात है, 100 वाले में चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। इस चीज़ को भी हम समझते हैं, और यहाँ से एक फॉर्मूला भी आएगा जिसे आपको अच्छे से याद भी रखना है। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें रफ करना पड़ेगा आगे के 2 पॉइंट समझाने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चा, सो हियर वी हैव अ कंडक्टर, सारे चार्जेस सरफेस पे हैं। हम देखना चाहते हैं कि इसमें जो ये चार्जेस हैं उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जनरेट होगी वो किसके बराबर है, ठीक है। अब देखो, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा इस सरफेस का एलिमेंट लेना पड़ा। ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं चैप्टर 1 में। सो इफ़ यू आर टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट जिसको हम गाउसन सरफेस बोल रहे हैं, तो ये गाउसन सरफेस कुछ जैसे सपोज ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस पे गाउसन एलिमेंट कुछ इस तरह का है। इसका कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर के कहाँ है? अंदर है। इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा समझिए, ऐसे कंडक्टर के अंदर है। अब बच्चों, जो कंडक्टर के अंदर है ये वाला पोर्शन, उस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर इस अंदर वाले पोर्शन के लिए फ्लक्स भी पॉसिबल नहीं है। कहाँ मिल सकता है फ्लक्स? सिर्फ इस वाले डिपार्टमेंट में। तो हम उस वाले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गाउस लॉ अप्लाई करके देखते हैं बाय यूजिंग गाउस लॉ। तो अगर आप यहाँ पे गाउस लॉ यूज करते हो तो आपको रिजल्ट देखिए क्या मिलता है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, यानी कि नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये डॉट अगर हम हटाएंगे तो फिर क्या आएगा? डॉट हटाते ही आपको रिजल्ट मिलता है ई डी एस कॉस थीटा सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वो भी इंटीग्रेशन में। बच्चा थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा एंगल है ई और डी एस के बीच में। डी एस क्या है? तो इसके स्मॉल एलिमेंट एरिया, ये डी एस भी इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी देख ही रहे हो प्रॉपर्टी, सरफेस के परपेंडिकुलर। सो अगर ई और डी एस दोनों परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 0। सो हमने यहाँ पर लिखा ई डी एस इंटीग्रेशन सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ओके, अब देखो ई इंटीग्रेशन डी एस का रिजल्ट एस सरफेस, यानी एरिया, इसका पूरा एरिया ए मान लो। सिग्मा क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो सिग्मा क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया ये? तो इसका मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, तो अगर आपने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चा लोग सिग्मा कंसिडर की है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, हैंस क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो ये जो क्यू है वो टोटल चार्ज है इस सरफेस के ऊपर, तो ये देखिए सिग्मा इंटू ए। नाउ एरिया कैंसल आउट, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। जितना कम आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी वीक होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग समझते हैं? शील्डिंग मतलब होता है कवच। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि एक कैविटी या एक ऐसा रीजन बनाना जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो। फिनोमिना ऑफ मेकिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन इन सम स्पेस, कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री जोन बनाना ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। अभी जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप बार बार देख रहे हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर हम ये कंडक्टर बना रहे हैं, ये कंडक्टर है, तो भले यहाँ पर चार्जेस है, ऑल्दो देयर इज चार्जेस, यहाँ पे है चार्जेस, बट अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा गाउसन सरफेस इमेजिन करूँ, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस डिपार्टमेंट को ये बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जितने भी मेटालिक डिवाइसेस होते हैं
मेटालिक डिवाइसेस मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा इसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। आपके कंप्यूटर का जो CPU होता है, अब तो ये सब खैर लैपटॉप का टाइम आ गया, बट जो CPU होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो वो आप देखेंगे मेटल का होता है। जितने भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस देखिए वो मेटल का होता है। मेटल का इसलिए क्योंकि वो कंडक्टर है, और जो अंदर पूरी सर्किट होती है वो पूरी तरह से कहाँ होती है, अंदर होती है, क्योंकि अंदर एक कैविटी जोन बन जाता है। आप ऊपर टच करेंगे तो आपको नहीं लगेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक और बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है, और तब आपको कार के अंदर रहना ज़्यादा सेफ होगा रेदर देन कि आप किसी ट्री के नीचे बैठे हैं या खड़े हैं, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब कार के अंदर हैं तो कार की जो मेटालिक बॉडी है, दैट मेटालिक बॉडी विल एक्ट एज अ कैविटी ऑफ दिस फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड जोन, तो आप वहाँ पर सेफ हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और एक छोटी सी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।